he who is not courageous enough to take risk will accomplish nothing in life। ठीक है, मतलब अगर आप जो है वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हो तो आप लोग जो है कभी भी कुछ भी लाइफ के अंदर में नहीं कर पाओगे, कुछ भी अकम्पलिश नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो रिस्क क्या होता है बेसिकली, क्या मतलब रिस्क मतलब अंधाधुंध रिस्क लेना है, नहीं। रिस्क लेना है कैलकुलेटेड रिस्क। ठीक है, कि आगे में भापने अपने आप को कि हाँ ये किया जा सकता है। एक एक जब आप अपने आप को एक एक स्टेप आगे बढ़ाते हो ना, तो अपने आप आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आता है, और जब कॉन्फिडेंस आता है तो रिस्क लेने की कैपेसिटी भी बढ़ती है। ठीक है, तो सभी लोग जितने भी लोग हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है, और 130+ का आप लोगों ने टारगेट रखना ही है। आप भारतीय उपमहाद्वीप के शुरुआती शहरों पर एक परियोजना की तैयारी बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं। कहाँ पर में, भारतीय उपमहाद्वीप के शुरुआती शहरों के ऊपर में। ठीक है, तो आप विद्यार्थियों को इसके बारे में किस बारे में पूछेंगे या पूछ रहे होंगे उस साल के अंदर में? तो देखिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर में भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे शुरुआती शहर, सबसे पहले वाले जो शहर है उनके बारे में जब आप जानकारी हासिल कर रहे हो, तो गंगा, नर्मदा, इंडस, ब्रह्मपुत्र वैली। ठीक है, तो किसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे होंगे आप लोग? आप लोग जो है कर रहे होंगे फ्रेंड्स यहाँ पर में सिंधु घाटी के बारे में, कि सबसे पुराने वाले जो शहर है हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के, वो यहाँ बसे थे, सिंधु घाटी सभ्यता, इधर वाले इलाके के अंदर, सिंधु नदी और उसके आसपास वाले इलाके। करीब जो है फ्रेंड्स 4700 साल पहले यहाँ पर में सिटीज बसी थी, जिसको आप लोग सबसे पुरानी सिटी, सबसे अर्ली सिटीज आप बोल सकते हो, सबसे शुरुआती शहर। फिर फ्रेंड्स गंगा नदी के आसपास में अगर मैं बात करूं इस इलाके के अंदर में, तो यहाँ पर में बसे थे करीब 2500 साल पहले। ध्यान से समझना आप लोग, अगर आपसे बोला जाए सबसे शुरुआती वाले शहर, तो आप लोगों का आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए करीब 2500 साल पहले कौन से वाले नगर बसे थे, तो गंगा नदी के आसपास में बसे थे। जैसे कि मगध का इलाका यहाँ पर में बसा था, मगध महाजनपद, जो कि सबसे पहला आप लोगों का बड़ा साम्राज्य था, मगध महाजनपद वाला। तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के आसपास में 2500 साल पहले, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास में 4300 साल पहले, सिंधु नदी के आसपास में सबसे पुराने वाले शहर। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन आप लोगों का 6 जनवरी 2022 के एग्जाम के अंदर में पूछा गया था। जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही आप लोगों की जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन है वो करवा दे, तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे यहाँ पर में। ओके जी। नाउ फ्रेंड्स, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े, क्वेश्चन का जो है आंसर आप लोगों को दिख रहा है, तो अभी जो है मैं यहाँ पर मैं इस आंसर को जो है वो छुपा देता हूँ, घूंघट डाल दिया जाए इसके ऊपर में जल्दी से, ताकि आप लोग जो है इसको देख ना पाए, ठीक है, आंसर को, और आप लोग जो है आंसर कर पाए। यहाँ पर मैं आप स्थानांतरित कृषि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों का जो है फ्रेंड्स इस तरीके से पूछा गया है, जिसके अंदर में आप लोग अंडरस्टैंडिंग को जनरेट कर सके। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों से बोला जा रहा है कि आप जो है किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, स्थानांतरित कृषि के बारे में, झूम के बारे में आप लोग चर्चा कर रहे हैं। झूमिंग और मिल्पा जो है ये दो नाम आए हैं, तो झूमिंग और मिल्पा कहाँ कहा जाता है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। झूमिंग और मिल्पा कहाँ कहते हैं, बताइए, झूमिंग और मिल्पा कहाँ कहा जाता है? विद्यार्थियों से विश्व मानचित्र पर किन देशों को अंकित करने के लिए कहेंगे? अगर झूम की बात करें फ्रेंड्स, तो झूम खेती जो है हमारे भारत के अंदर में होती है, आपकी नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के अंदर में, ये इधर वाले एरिया के अंदर में जो होती है उसको झूमिंग कहा जाता है। वही अगर मैं मिल्पा की बात करूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, आप लोगों का टीआरई के अंदर में भी आ चुका है, बिहार के अंदर में। ठीक है, तो आगे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इंडिया और मैक्सिको के अंदर में होता है, इंडिया में झूमिंग और मैक्सिको के अंदर में आप लोगों का क्या होगा, मिल्पा होगा। मैक्सिको मैक्सिको की जगह पे जो है फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर में मिल्पा में सेंट्रल जो है आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, सेंट्रल अमेरिका भी आ सकता है आप लोगों का, सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग, सेंट्रल अमेरिका भी आ सकता है मैक्सिको की जगह पे, मध्य अमेरिका। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंपल सी बात है एकदम। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को इसके अंदर में नहीं होने। नाउ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको याद क्या क्या रखना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को देखिए फ्रेंड्स, मिल्पा की बात करूंगा आप लोगों से, तो मैक्सिको के अंदर में होता है। मैक्सिको की जगह पे क्या आ सकता है, सेंट्रल अमेरिका भी आ सकता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एमपीएससी की एग्जाम हुई थी जिसमें मिल्पा की जगह मिल्पा जो है मैक्सिको आया था, क्योंकि एनसीईआरटी में मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका दिया हुआ है आप लोगों का, इस वजह से। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों से जो पूछता है वो पूछते हैं लदांग वाला, लदांग इंडोनेशिया में, रोका आप लोगों से पूछा जाता है ब्राजील के अंदर में। ठीक है, बेवार और दहिया वेरी इंपॉर्टेंट है, बेवार और दहिया ये आ चुका है क्वेश्चन आप लोगों का, बेवार एंड दहिया। ठीक है, ये वाला आप लोगों का कहाँ का है, जल्दी से आप लोग लिखिए कहाँ का है ये, बेवार और दहिया आ चुका है ये क्वेश्चन। आपको बता दूं, ये पोडू और पेंडा वाला क्वेश्चन जो है टीआरई के अंदर में आया था। बेवार, पोडू और पेंडा, इनमें से कौन सी वाली उड़ीसा में होती है? कोई नहीं होती, क्योंकि पोडू और पेंडा कहाँ होती है, आप लोग बताओ, पोडू और पेंडा कहाँ होती है, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। यहाँ देखो, पोडू और पेंडा कहाँ पर में होती है, आप लोग बताओ। और बेवार दिया हुआ था ऑप्शन में, वो कहाँ होती है बताइए। तो बेवार, पोडू और पेंडा ये दिए हुए थे तीन ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन था नन ऑफ द अबव। ठीक है, चौथा ऑप्शन था मोर देन वन ऑफ द अबव, पांचवा ऑप्शन था नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा आप लोगों का? ठीक है, नन ऑफ द अबव आंसर हुआ था वहां पर में, क्योंकि बेवार मध्य प्रदेश की है, पोडू और पेंडा आंध्र प्रदेश की है, उड़ीसा की एक भी नहीं थी उसके अंदर में। इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। ठीक है,
जितने भी लोग हैं सभी लोग यहाँ पर मैं एटलीस्ट ये 3 बता दो। देखो जो जो चीजें आपको पता चल रही है कि पूछी गई एग्जाम में, उनको तो याद करते ही जाओ कम से कम, बाकी की चीजें ऑटोमेटिकली आप लोगों को याद होती जाएंगी। ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला, और इसके लिए तो मैं पोल भी दूंगा आप लोगों को। मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा इसका आंसर लगाए। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि इसमें ना आधा चैप्टर है आप लोगों का, ठीक है, वो कवर हो जा रहा है उसमें, आधा चैप्टर पूरा। जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का मैंने पोल भी दे दिया आप लोगों की तरफ में, पुश कर दिया। जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे सभी लोग, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स बिल्कुल एकदम एफर्ट्स के साथ में कि क्या क्या आप लोगों को करवाना है, ये सोच समझ कर सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवा सकूं। अगर मैं आप लोगों से बात करूं फ्रेंड्स की नर्मदा वैली की या नर्मदा घाटी की, तो नर्मदा घाटी जो है आप लोगों का, ठीक है, उसके पास में क्या हुआ था, वज्जी, गारो हिल्स, गंगा वैली और इंडस ट्रिब्यूटरी। देखो ये क्वेश्चन बार बार आप लोगों ने रिवाइज करना है, क्योंकि इसी से यही रिवीजन का बहुत अच्छा एक आप लोगों का तरीका है। आपको पता है कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास में क्या हुआ था, सिंधु और सहायक नदियों के पास में सबसे पहले वाले शहर बसे थे आपके। तो ई की जोड़ी 4 के साथ लगनी है आप लोगों की, ई की जोड़ी ठीक है 4 के साथ में लगनी है, और ई की जोड़ी 4 के साथ में आप लोग देखोगे फ्रेंड्स एक ही जगह पे लगी हुई है। सिंधु और उसकी सहायक नदियां प्रथम नगर बसे थे आप लोगों के। ठीक है, उसके बाद में गंगा घाटी, गंगा घाटी में करीब 2500 साल पहले नगर का विकास हुआ था, तो डी की जोड़ी 3 के साथ लगनी चाहिए आप लोगों की, वो भी एक ही जगह पे लगा हुआ है। खत्म हो गया आंसर, हम लोगों ने तो यहाँ वेरीफाई भी कर लिया इसको, वेरीफाई भी कर लिया है हमने क्वेश्चन को। 79% लोगों ने जो है 80% हो चुका है फ्रेंड जिन्होंने सी आंसर लगाया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके अलावा जो है वज्जी आप लोगों का, हमारा जो है सबसे पहला गणतंत्र था, सबसे आरंभिक गणतंत्र वज्जी। ठीक है, गारो पहाड़िया जो है यहाँ पर में सबसे पहले कृषि के सबूत मिलते हैं आप लोगों को। गारो पहाड़िया हो जाए आप लोगों का, ठीक है, गारो ये यहाँ पर में गारो पहाड़िया हो जाए, विंध्या पहाड़िया हो जाए, या फिर आप लोगों का सुलेमान और किरथर की पहाड़िया हो जाए, यहाँ पर भी शुरुआती खेती के सबूत मिलते हैं आपको। तो गारो पहाड़िया में आरंभिक कृषि के सबूत मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट में, और नर्मदा घाटी के अंदर में आपको आखेटक और संग्रहण जो है, या फिर आखेटक और खाद्य संग्रहक जो होते हैं वो मिलते हैं आपको। हंटर और गैदरर्स, हंटर गैदरर्स का मतलब होता है, हंटर मतलब शिकारी और संग्रह करता मतलब जंगल से शिकार जो भी मिले वो सामान लेकर आना। तो शुरुआती आखेटक और संग्रहक कहाँ पर में मिलते थे, नर्मदा घाटी में, भारत में सबसे पुराने। भारत का सबसे पहला गणतंत्र कौन सा था 2500 साल पहले, वज्जी महाजनपद बिहार में। ठीक है, गारो पहाड़ियों में जो है नॉर्थ ईस्ट के अंदर में आप लोगों को आरंभिक खेती के सबूत मिलते हैं। गंगा घाटी में 2500 साल पहले, और घाटी के आसपास में 4700 साल पहले खेती के आप लोगों को सभ्यता या नगर मिलते हैं आप लोगों के। ठीक है, चलिए, तो 700 से ज्यादा लोग देख रहे हैं फ्रेंड, जल्दी से अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और भी क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूं, तो आप लोग जो है जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर करते रहेंगे। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आप लोगों से बोला गया है हु बिल्ट अ टेंपल फॉर गॉडेस निशुंभा सुदिनी इन थंजावुर। जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग, मैं पोल आप लोगों की तरफ में पुश कर रहा हूँ, तो आंसर आप लोग पोल के अंदर में कर सकते हो। ठीक है, निशुंभा सुदिनी मंदिर जो है आप लोगों को बताना है फ्रेंड, थंजावुर के अंदर में किसने बनवाया था। तो निशुंभा सुदिनी मंदिर, ये निशुंभा सुदिनी देवी मंदिर जो है फ्रेंड्स, ये आपका दुर्गा देवी का मंदिर है, दुर्गा देवी का अवतार है। थंजावुर जो है किसकी राजधानी हुआ करती थी, कौन से राजाओं की राजधानी, चोला लोगों की राजधानी थी। एक नंबर आपको यहाँ भी मिल सकता है। कौन से नदी के किनारे पे बसा हुआ है ये, आप लोग बताइए, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। ठीक है, कितने लोग आंसर कर पाएंगे यहाँ पर में कि कौन से नदी के किनारे पे बसा हुआ था। तो थंजावुर जो है कावेरी नदी के किनारे पे बसा हुआ था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, कावेरी नदी के। और अगर हम यहाँ पर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में आप लोगों का जो आंसर है वो हो जाएगा राजा आप लोगों का विजयालय। विजयालय जो है वो चोल लोगों का संस्थापक था। ठीक है, तो चोला संस्थापक, चोला का संस्थापक या फाउंडर, ठीक है, संस्थापक, चोला संस्थापक कौन है, तो यहाँ पर में विजयालय है, ये याद रखना है आप लोगों ने, विजयालय। ठीक है, विजयालय जो है ये चोला संस्थापक है। तो इसने जो है निशुंभा सुदिनी का मंदिर बनवाया था तंजावुर के अंदर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, तो क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, चलो रिवाइज करते हैं। तंजावुर चोल लोगों की राजधानी थी, चोला लोगों की राजधानी तंजावुर कावेरी नदी के किनारे पे बसा हुआ है। ये आप लोगों का 2 पॉइंट याद हो गया सभी लोगों को, चलो ओके। तंजावुर के अंदर में एक मंदिर है निशुंभा सुदिनी देवी का मंदिर। निशुंभा सुदिनी देवी जो है ये दुर्गा देवी का अवतार है, और इसकी स्थापना, इस मंदिर की स्थापना विजयालय ने की थी। विजयालय जो है चोल लोगों का संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, मध्यकालीन चोल लोगों का संस्थापक है विजयालय। पहले ये किसके अधीन था, चोल लॉ की स्थापना करने के पहले कौन से राजाओं के अधीन था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन और आप लोगों का। ठीक है, चलिए देखो एक एक पॉइंट से आपको बहुत सारे बताता जाऊंगा, जितना ज्यादा आपका रिस्पांस उतना ज्यादा जो है पढ़ाने में यहाँ पर में मजा आती है मुझे। तो यहाँ आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि पल्लव राजाओं के अधीन था, वो पल्लव राजाओं के नीचे में रहकर काम करता था पहले, फिर बाद में इन्होंने क्या किया, चोला साम्राज्य की स्थापना की। याद रहेगा, तो बताओ चोला साम्राज्य की स्थापना करने के पहले विजयालय किसके अधीन रहकर काम करता था,
ठीक है, तो कौन किन लोगों का सामंत था? पल्लव लोगों का सामंत था, वो फ्यूडल था उनका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, प्लूटो को निम्नलिखित में से किस वर्ष में बौना ग्रह घोषित किया गया था? ये भी क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स मैं हमेशा देखता हूँ अक्सर, कि काफी सारे बच्चे रहते हैं जो इस क्वेश्चन को जो है ना, इस क्वेश्चन को जो है वो स्किप कर देते हैं, या फिर उनको ध्यान नहीं रहता, बार बार वो भूल जाते हैं। बताओ, प्लूटो। देखिए फ्रेंड्स, प्लूटो जो है पहले 9th नंबर का ग्रह हुआ करता था, अब इसको बौना ग्रह घोषित कर दिया गया है। और ये घोषित किया गया था आप लोगों का 2006 के अंदर में। इंपॉर्टेंट है, 2006 में। ठीक है, तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, 2006 तक जो है आप लोगों का प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, 9वें नंबर का ग्रह। जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे तब उस समय में प्लूटो को भी ग्रह पढ़ते थे, 9 ग्रह है करके। लेकिन फ्रेंड्स बाद में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है, जो है IAU, इसने एक बैठक की अगस्त 2006 के अंदर में, और उन्होंने कहा कि प्लूटो के पास में वो सारी काबिलियत नहीं है जो जिससे कि उसको ग्रह कहलाया जाए। इसी वजह से इसको बौना ग्रह कहा जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्लूटो अकेला बौना ग्रह है, ऐसे 5 है आप लोगों के। ठीक है, एक है सेरिस, ठीक है, आप लोगों का एक एरीज भी है जिसको आप लोग 2003 UB313 बोलते हैं। एक प्लूटो है आप लोगों का, और मेक और हॉमी है, ऐसे और भी है। तो सीरीज क्या है आप लोगों का? सीरीज ये भी याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। ठीक है, एक बौना ग्रह है। एक रास की बात बताऊं क्या आप लोगों को? एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली रास की बात है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है वो, ना ही लूसेंट में दिया है वो बात, लेकिन इसके ऊपर में बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था। बताओ आप लोगों को वो बात। ठीक है, ध्यान से समझना फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर में। तो हमारे सौर मंडल के अंदर में प्लूटो, सीरीज, एरीज, ठीक है, मेक और हॉमी है, ऐसे 5 बौने ग्रह है। क्या आप लोग जानते हो इनमें से केवल एक ही ऐसा ग्रह है आप लोगों का बौना ग्रह है जो हमारे इनर प्लेनेट वाले इसके अंदर में आता है, इनर के अंदर में, मार्स और जुपिटर के अंदर में आता है, यहाँ पर में इधर साइड में वो पड़ता है आपका यहाँ। ठीक है, सीरीज, ये आपका यूपी की एक एग्जाम हुई थी उसके अंदर में आया था, सीरीज यूपी पीईटी के अंदर में आया था। ओके, और आप लोगों के एग्जाम के अंदर में पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर में सीरीज जो है यहाँ पर में पड़ता है, ये बौना ग्रह है, मार्स और जुपिटर के बीच में घूमता है वो, मार्स और जुपिटर के बीच में सीरीज। ठीक है, सीरीज जो है मार्स और जुपिटर के बीच में घूमता है, तो एकमात्र बौना ग्रह तो मार्स और जुपिटर के बीच में, मतलब कि ये बाकी के ग्रह के इधर साइड में, अदरवाइज सिर्फ प्लूटो और मेक हॉमी है, बाकी फिर उधर साइड में, बाहरी साइड में है। ठीक है, ये सर कान लेके आती हूँ, कान लेकर आती हूँ, कान कहाँ छोड़ के आ गए ज्योति सिंह जी आप? ठीक है, अरे ऐसे मत करा करो यार, कानून लेकर आया करो। ठीक है, अभी हम लोगों ने ऑफिस के अंदर में वो लगवाया है, एंट्री जो है ना वो उसका, तो हम लोगों ने ना 2 फीचर दिए उसमें अटेंडेंस के लिए। एक फेस रिकॉग्निशन, फेस से अटेंडेंस लग जाएंगी, और दूसरा वो कार्ड वाला। अब वो फेस हमने कार्ड वाला इसलिए लगवाया कि पता चले कि किसी दिन कोई मेकअप करके नहीं आया। ठीक है, अब वो बेचारा वो पहचान नहीं पा रहा, कौन हो बहन तुम, पहली बार आई हो क्या, न्यू हो क्या? वो बुरी, अरे नहीं भाई मैं तो कितने साल हो गए यहाँ पर मैं सर के साथ में काम कर रही हूँ, नहीं नहीं पहचान में नहीं आ रही तुम, अरे यार आज लेट हो गई थी ना तो मेकअप नहीं कर पाई, नहीं नहीं जाओ मेकअप करके आओ पहले। तो हम लोगों ने सोचा कि पहले भाई वो टैप वाला भी दो करके उनको। ओके, चलिए, तो सीरीज जो है फ्रेंड्स ये याद रख लेना आप लोग, ये भी एक बौना ग्रह है जो कि मंगल और जुपिटर के बीच में। मैन्यूस्क्रिप्ट लैटिन भाषा का प्राप्त हुआ एक शब्द है, मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट लैटिन भाषा का एक शब्द है। तो आपको बताना है कि ये लैटिन भाषा का जो शब्द है मैन्यूस्क्रिप्ट, जो कि मैनू से लिया गया है, तो बताइए यहाँ पर में मैनू का मतलब क्या होता है? मनुष्य, हाथ, टेक्स्ट या इंटेलेक्ट? आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से। देखिए 900 से ज्यादा लोग देख रहे हैं यहाँ पर में फ्रेंड्स अभी हमारे साथ में, और 600 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए, तो जल्दी जल्दी से इसको 1000 के पार आप लोगों ने दोनों को पहुंचाना है, लाइक एंड इसको, लाइक्स को दोनों को, ताकि मैं ऐसे ही एनर्जेटिक सेशन आप लोगों के लिए लेता रहूं। और कल आप लोगों को बता दूं, कल सभी लोग 5 बजे आ जाएंगे, डॉट 5 बजे, ताकि आप लोग शुरुआत से आखिरी तक पूरी क्लासेस अच्छे से देख सके। तो मेनू का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पर में, मेनू का मतलब होता है हाथ। और ये मेनू शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है आप लोग लिखोगे, मैं चाहता हूँ हर कोई यहाँ पर में लिखे। ठीक है, मेनू कौन सी भाषा से लिया गया? मेन्यू स्क्रिप्ट में मेनू लैटिन भाषा से लिया गया, सभी लोग लिख देंगे यहाँ पर में। मैन्यूस्क्रिप्ट को आप हिंदी में क्या कहते हो? पांडुलिपि कहते हो, पांडु। ठीक है, पांडुलिपि, पांडुलिपि कहा जाता है जो पुरानी लिपि थी जो हाथ से लिखी जाती थी। ठीक है, हाथ से लिखते थे इस वजह से मैन्यूस्क्रिप्ट या हाथ से लिखी हुई पांडुलिपि इसको कहा जाता है। नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर मानव ने सबसे पहले गेहूं और जौ उगाना शुरू किया था? तो मानव ने सबसे पहले गेहूं और जौ उगाने की शुरुआत जो है फ्रेंड्स आप लोगों की सह्याद्री, विंध्या, सुलेमान, किरथर, गारो, खासी, जयंती और खासी। ठीक है, तो देखो सह्याद्री और विंध्या जो है मध्य भारत के अंदर में, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां आज पाकिस्तान में मिलेंगी आपको, इधर में उत्तर पश्चिमी इलाके के अंदर में। तो यहाँ पर मैं गेहूं और जौ उगाना स्टार्ट किया था, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का ये। यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां है, इसके बीच में यहाँ पर में
किसानों ने खेती करना स्टार्ट किया था? इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम के अंदर में कभी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, प्लीज बी रेडी फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों को याद रखना है कि किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों के ऊपर में सबसे पहले जो है गेहूं और जौ उगाने की शुरुआत हुई। अगर मैं चावल की बात करूं कि चावल कहाँ पर में सबसे पहले उगाना स्टार्ट हुआ था, तो विंध्या के नॉर्थ में, नॉर्थ ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर आप लोगों से बोला जाए कि चावल के सबूत सबसे पहले कहां पर में मिलते हैं, एज पर एनसीईआरटी आप लोगों ने याद रखना है, राइस के सबसे पहले सबूत मिलते हैं नॉर्थ ऑफ विंध्या। विंध्या कहां पर में पड़ता है? विंध्या ये यहाँ पर में, ये देखिए यहाँ पर में विंध्या पहाड़ियां है, यहाँ पर में आप लोगों को विंध्या के उत्तर में, यहाँ पर में आप लोगों को मिलता है इसके सबूत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, इसको याद रखेंगे आप सब। नेक्स्ट फ्रेंड, दूसरे सिख गुरु कौन थे और इनके बारे में आप क्या जानते हो? दूसरे नंबर के सिख गुरु कौन थे और इनके बारे में आप क्या जानते हो? जल्दी जल्दी से बताएंगे सभी लोग। तो देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स कि सिख गुरु, ठीक है, तो टोटल 10 सिख गुरु हुए हैं। इनमें से फर्स्ट नंबर के थे गुरु नानक देव जी, फर्स्ट वाले गुरु नानक देव जी, नानक जी। ठीक है, तो गुरु नानक देव जी जो है पहले थे। उन्होंने अपने जीते जी ही अपना जो है उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था लेहना को, जिनको बाद में हम गुरु अंगद के नाम से भी जानते हैं। तो गुरु अंगद ये दूसरे नंबर के सिख गुरु थे। गुरु नानक जी ने जो है सिखिज्म की स्थापना की और पहले गुरु कहलाए। उन्होंने भाई लेहना जो थे उनको अंगद की उपाधि दी, तो अंगद उनको नाम दिया, लेहना इनका नाम था। तो गुरु अंगद का ओरिजिनल नाम क्या था? लेहना था। और इस प्रकार से गुरु नानक जी के नॉमिनेशन के आधार पर वो जो है दूसरे नंबर के गुरु बने। मैं आपको बता दूं, इन्होंने ही गुरुमुखी अल्फाबेट जो है उसकी खोज की थी। गुरुमुखी अल्फाबेट का मतलब होता है फ्रेंड्स आपका, तो इस तरीके से ये जो पंजाबी भाषा की जो लिपि है उसकी बात हो रही है। इसको थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना था, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछते हैं। बी रेडी फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चल, तो गुरुमुखी लिपि की रचना किसने की थी, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग बताओ मेरे को। गुरुमुखी अल्फाबेट या गुरुमुखी लिपि की रचना किसने की थी? तो गुरुमुखी लिपि और नाम लिखो उनका। ठीक है, जल्दी से बताओ आप लोग कि गुरुमुखी लिपि की रचना किसने की थी, सभी लोग। तो गुरुमुखी लिपि की रचना, ठीक है, गुरु अंगद देव जी ने की थी, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। अच्छा, ये क्वेश्चन जिसने कर दिया ना मान जाएंगे उसको। चलो मेरे को ये बताओ आप लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा वाला करेक्टली मैच्ड नहीं है? चलो, ये क्वेश्चन हर कोई बच्चे ने आंसर करना है, मुझे हर किसी से ये आंसर चाहिए आप लोगों को। जल्दी जल्दी से बताइए आप सभी लोग, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए, तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने यहाँ पर मैं आंसर लगा दिया होगा इसका। तो देखिए, अगर हम बात करें कि कौन सा वाला सुमिलित नहीं है, तो सबसे पहली बात तो आंसर गया तेल लेने के लिए, मतलब घास लेने के लिए। ये क्या है आप लोगों का? ये घास के मैदान है। ठीक है, तो आंसर घास लेने गया है। तो वेल्ड, पंपास, डाउन स्टेपी, ये सब क्या है? ये घास के मैदान है, ग्रास लैंड है, ग्रास लैंड, ग्रास लैंड, घास के मैदान, घास के मैदान। ठीक है, घास के मैदान है ये। ओके, अब देखिए, वेल्ड जो है ना आप लोगों का दक्षिणी अमेरिका में नहीं होता है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर में होता है ये, अफ्रीका में। ठीक है, ये याद रखना था आप लोगों ने। तो पहला ही वाला गलत है, गलत है ये वाला, अमेरिका नहीं अफ्रीका होना चाहिए था वहां पर में, वेल्ड। ठीक है, तो वेल्ड साउथ अमेरिका नहीं, साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका के अंदर में। ये वाला गलत है, तो आंसर आप लोगों को मिल गया, क्योंकि आप लोगों से बोला कौन सा वाला करेक्टली मैच नहीं है। पंपास नाम के जो घास के मैदान है वो अर्जेंटीना में मिलते हैं, डाउन नाम के ऑस्ट्रेलिया में, और स्टेपी नाम के सेंट्रल एशिया के अंदर में। ठीक है, तो ये एक लिस्ट है फ्रेंड्स, इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। ये सारे के सारे कौन से वाले घास के मैदान है, कोई बता दो। ये सारे के सारे कौन से प्रकार के घास के मैदान हैं? एक बार सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से आंसर करते जाएंगे यहां पर में। ठीक है, ओके, तो ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि गलत वाला आप लोगों से पूछा है। तो आप देख सकते हो कि आप लोगों का वेल्ड जो है ये साउथ अफ्रीका के अंदर में जो है पाया जाने वाले घास के मैदान है आप लोगों के। नॉर्थ अमेरिका में इसको प्रेरी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेरी, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी बोला जाता है। अर्जेंटीना में इसको बोलते हैं पंपास, पंपास अर्जेंटीना में। सेंट्रल एशिया में इसको स्टेपी बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं इसको डाउन, ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं डाउन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछते हैं, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, यहाँ पर में है आप लोगों का अर्जेंटीना। ठीक है, यहाँ पर में है आपका नॉर्थ अमेरिका में, यहाँ पर में सेंट्रल अमेरिका के अंदर में, सेंट्रल एशिया में स्टेपी पाया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर में पाया जाता है डाउन। ठीक है,
जो वेल्ड की बात हो रही है ना, ये यहाँ पाया जाता है साउथ अफ्रीका में, वेल्ड यहाँ पर में साउथ अफ्रीका के अंदर। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, उतना ज्यादा जो है आप लोगों को ये काम आएगा। ये सारे के सारे आप लोगों के पता है कौन से वाले घास के मैदान है? ये टेम्परेट घास के मैदान है। कितने लोगों ने सही आंसर लगाया तो वो बताइए मुझे यहाँ पर में। ये सारे के सारे टेम्परेट घास के मैदान है, टेम्परेट, टेम्परेट, ठीक है, ग्रासलैंड। ये याद रखो आप लोग। ये कौन से, इसकी किसके एग्जाम्पल है? एक नंबर यहाँ बनेगा आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ये आप लोगों का शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान है ये। सभी लोग लिखेंगे। मैं अगर आप लोगों से अभी जाके पूछूं लास्ट में कि बताओ स्टेपी कौन से प्रकार का घास का मैदान है, तो आप क्या कराओगे? ट्रॉपिकल लगाओगे या टेम्परेट लगाओगे? उष्ण कटिबंधीय लगाओगे या शीतोष्ण लगाओगे? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि डाउन कौन से प्रकार का जो है घास का मैदान है, ठीक है, क्या लगाओगे आप? टेम्परेट लगाओगे, ट्रॉपिकल लगाओगे, क्या लगाओगे आप लोग? तो टेम्परेट लगाएंगे आप सभी लोग, ठीक है। चलो, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, इतने ये इंपॉर्टेंट वाले हैं आप लोगों के। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे आपको बताना है, देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ज्योग्राफी का आप लोगों का, ठीक है, रिसोर्स वाले चैप्टर में। और मैं ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसमें काफी सारे पॉइंट आपके कवर होते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के अंदर में। मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करे, ठीक है। पोल आप लोगों की तरफ में आ चुका है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा आपका, जल्दी से। तो देखिए, ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। ब्राजील दुनिया में उच्च श्रेणी के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर, अच्छे क्वालिटी का आयरन ओर यहाँ मिलता है। साउथ अफ्रीका इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर मिनरल, कॉपर मिनरल का सबसे बड़ा उत्पादक साउथ अफ्रीका है। ऑस्ट्रेलिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, डायमंड सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूँ, उसके बाद में मैं आंसर आप लोगों को दिखाऊंगा। सबसे पहली बात देखिए फ्रेंड्स कि ब्राजील की अगर हम बात करेंगे तो ब्राजील आप लोगों का कहाँ मिलता है? आपको कौन से महाद्वीप में मिलता है, जल्दी से ये बताओ पहले तो। ये कौन सा वाला महाद्वीप है? साउथ अमेरिका महाद्वीप है। यहाँ पर में है आप लोगों का ब्राजील, ये जो है ये है ब्राजील आप लोगों का, ब्राजील, ठीक है, साउथ अमेरिका में। और यहाँ पर में आपको सबसे अच्छे क्वालिटी का जो है लौह अयस्क मिलेगा, जिससे लोहा निकाला जाता है। लौह अयस्क सबसे अच्छे क्वालिटी का ब्राजील में मिलता है। चिली और पेरू, ये है आप लोगों के चिली और पेरू, ये यहाँ पर में चिली और पेरू नाम के देश यहाँ पर में मिलेंगे आपको। यहाँ पर में आप लोगों को मिलता है कॉपर, तांबा सबसे अच्छा जो है यहाँ पर मिलता है, सबसे ज्यादा कॉपर। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि कॉपर सबसे ज्यादा साउथ अमेरिका में मिलता है? साउथ अमेरिका में, क्या ये बात मैं कह सकता हूँ, हाँ या ना? साउथ अमेरिका में, जब ये दोनों देश ही साउथ अमेरिका में है तो साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा कॉपर मिलता है, हाँ या ना? जल्दी बताओ, ये अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। ब्राजील, बोलीविया, ये दुनिया के सबसे बड़े टिन के प्रोड्यूसर है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि टिन सबसे ज्यादा साउथ अमेरिका में मिलता है? ठीक है, सबसे ज्यादा टिन कहाँ मिलता है? साउथ अमेरिका में, ब्राजील और बोलीविया के अंदर में, ठीक है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये कोई ये नहीं, आप इसको सीरियसली लेना है आप लोगों ने। ये आप लोगों का जो आपकी जॉब वाली एग्जाम है ना सीटेट के बाद में, वहां पर में भी आपको काम आने वाली चीज है ये। अभी से पढ़ लो, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, वॉर्न कर रहा हूँ, ये चीज बाद में पछताओगे नहीं। तो जबकि दानी सर पढ़ा रहे थे उस समय ध्यान दे देते तो ज्यादा अच्छा होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। अफ्रीका जो है वो किस किस चीज का सबसे बड़ा उत्पादक है, जल्दी बताओ आप सभी लोग, ठीक है। अफ्रीका किस किस चीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनम, डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनम, सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? अफ्रीका है। ये याद रखना है आप लोगों ने, डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनम का। ये इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आप लोगों का। इसके अलावा लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर, जल्दी से मुझे ये बात बताओ, आप लोग बताओ जितने भी लोगों ने टीआरई दिया है, ये टीआरई 2.0 में पूछा गया कि नहीं पूछा गया क्वेश्चन आप लोगों का? जल्दी बताओ, टीआरई 2.0 के अंदर में जीएस में पूछा गया कि नहीं पूछा गया क्वेश्चन कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है बॉक्साइट का? ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। जॉब वाली एग्जाम के अंदर में भी पूछा जा रहा है आप लोगों से क्वेश्चन ये, तो इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों को, ओके। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि जो है सबसे रेयरेस्ट डायमंड कौन सा है? सबसे जो है कम पाया जाने वाला डायमंड वो है ग्रीन डायमंड, ठीक है। ग्रीन डायमंड सबसे कम पाया जाता है। दुनिया की सबसे पुराने वाली रॉक कहाँ पाई जाती है? दुनिया की सबसे पुरानी वाली चट्टाने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ठीक है, सबसे पुरानी चट्टाने। तो अब इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे यहाँ पर में, ठीक है। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताओ, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग जिन्होंने आंसर कर दिया था वो लोग भी आंसर करेंगे। देखो, रिवीजन इज द की टू सक्सेस, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा आप लोगों का, ठीक है। 1200 से ज्यादा लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, सभी लोग अपने अपने रिस्पॉन्स जल्दी जल्दी से देते रहेंगे। ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन और, सही बात है। देखो, रिवीजन हो गई आपकी, अब आपके दिमाग को ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। साउथ अफ्रीका जो है वो सबसे बड़ा कॉपर का मिनरल का प्रोड्यूसर है, नहीं, साउथ अफ्रीका नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए आप बताएंगे मुझे, आप लोग कमेंट करके बताओ इस जगह पे क्या होना चाहिए। मुझे एक एक बच्चे का चाहिए कमेंट यहाँ पर में, ठीक है।
ऑस्ट्रेलिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, नहीं ये भी गलत है। डायमंड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? ऑस्ट्रेलिया नहीं है। आप बताएंगे कि क्या है? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आप लोग बताएंगे एक एक बच्चा। देखो मैं आप लोगों को जो है ना बेबी जैसा फीड कर रहा हूँ एक एक चीज को समझा के कि कैसे करना है आप लोगों ने। आप लोग बस रिस्पॉन्स करते रहिए अच्छे से, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका नहीं है यहाँ पर, मैं साउथ अमेरिका होना चाहिए था, साउथ अमेरिका। कितने लोगों ने सही लगाया था? हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी जल्दी से, साउथ अमेरिका वाला पॉइंट, ठीक है। चलो गुड, उनको याद हो गया है। यहाँ का डायमंड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ऑस्ट्रेलिया नहीं है, अफ्रीका है, अफ्रीका। इसी वजह से ये वाला गलत था। कितने लोगों ने ये भी सही लगाया था वो भी बता देंगे जल्दी, ठीक है। इसी वजह से आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओनली ए इज करेक्ट, ठीक है। नाउ नाउ फ्रेंड, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाला नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, गैर, ठीक है, नवीकरणीय। गैर नवीकरणीय का मतलब होता है जिसको नवीकरण नहीं किया जा सकता, वापस से नहीं बनाया जा सकता इतना स्पीड में। तो कोयला, पेट्रोलियम, पानी, प्राकृतिक गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोयला बनाने के लिए आपको जो है ना फ्रेंड्स करोड़ों सालों का समय लग जाएगा, तो इतना स्पीड में आप नहीं बना सकते। तो ये गैर नवीकरणीय है, ठीक है, गैर नवीकरणीय। पेट्रोलियम आप नहीं बना सकते जल्दी से, लाखों करोड़ों साल का समय लगता है पेट्रोलियम बनने के लिए, गैर नवीकरणीय है। प्राकृतिक गैस अगर आपने बहुत ज्यादा यूज किया तो खत्म हो जाएंगी और वापस से बनाने में करोड़ों सालों का समय लगेगा। नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय है। केवल और केवल जो है यहाँ पर मैं आप लोगों का पानी ऐसा है जो कि रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्यों? क्योंकि इसको आप खत्म नहीं कर सकते, आप इसको खत्म नहीं कर सकते कितना भी पानी इस्तेमाल कर लो। अब कुछ लोग सोचेंगे हैं हमको तो बताया जा रहा है कि पानी बचाओ, बूंद बूंद बचाओ। अरे बाबा वो पीने वाला पानी है, पीने लायक पानी आप खत्म कर दोगे। यहाँ पानी की बात हो रही है, वाटर की, एज अ होल वाटर पानी से ही भरा हुआ है। हमारा तो 71% जो है हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, क्या खत्म कर लोगे आप लोग, ठीक है। तो पानी जो है रिन्यूएबल की कैटेगरी में आता है, पीने लायक पानी आप खत्म कर दोगे, ये वाली बात हो रही है, ठीक है। तो तीन जहां जहां काट दो, आपका आंसर नहीं हो सकता। आंसर होगा 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4 आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी के अंदर में। कितने लोगों ने सही आंसर लगाया है? 53% लोगों का आंसर सही हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे ही आप लोग जो है यहाँ पर में रिस्पॉन्स देते रहेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा करके आओगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखो जनवरी 2021 के अंदर में आया था ये क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया कि सील्स आउट ऑफ स्टोन, हड़प्पा वासियों ने पत्थर की मुहरें बनाई। उन्होंने जो है पीले रंग से डिजाइन किए हुए पात्र जो है लिए, उन्होंने पीले रंग, पीले कलर के जो पात्र थे उनका इस्तेमाल उन्होंने किया। लोहे से बनी तकलियां इन्होंने बनाई, सोने के बर्तन इस्तेमाल किए। अब यहाँ पर मैं ना एक पॉइंट ऐसा है, ठीक है, जो आपका पूरा का पूरा जो है खेल बदल देता है यहाँ पर में इस क्वेश्चन का। ध्यान से समझिए आप सभी लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझना आप। यहाँ पर मैं बोला गया है कि सील, पत्थर की मुहरे, बिल्कुल पत्थर की मुहरे बनाई जाती थी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर मैं पत्थर की मुहरे, कि इस प्रकार से पत्थर की मुहरे बनाई जाती थी। और हर मुहर के ऊपर में जो है आपको कोई ना कोई जानवर जो है दिखाई देता था, नक्काशीदार जानवर उसके ऊपर में वो बनाया जाता था। ये देखो जानवर, ये कौन से आकार की होती थी? आप लोग देखो और बताओ कौन से आकार की दिख रही है आप लोगों को? आयताकार, ठीक है, रेक्टेंगुलर होती थी, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर जो है आकार की होती थी, आयताकार रेक्टेंगुलर होती थी, पत्थर की बनी हुई होती थी, इस पे हड़प्पा की लिपि में कुछ लिखा हुआ होता था और जानवर की फोटो बनती थी जनरली। इसके अलावा ये लोग मुहर बनाना जानते थे। मुहर, ठप्पा लगाना पता है ना आप लोगों को? कुछ चिपचिपा सा पदार्थ डाल दो और उसको इस तरीके से कर दो, मुहर बन जाती है आप लोगों की। तो मुहर जो है वो लोग बनाते थे। इतिहासकार जो है फ्रेंड्स अभी भी इनकी लिपि को समझ नहीं पाए हैं, हो सकता है हम लोग आगे में जाकर समझ सके। हड़प्पा वासी जो है, आपको याद रखना है, सुंदर सुंदर बर्तन बनाते थे, बट कौन से कलर के? आप लोग देख के बताओ कौन सा कलर दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। हड़प्पा वासी कौन से कलर के बर्तन बनाते थे? जल्दी बताएंगे आप सभी लोग, कौन सा कलर दिख रहा है आप लोगों को? ये कलर है आप लोगों का ब्लैक कलर, ठीक है, ब्लैक कलर के बर्तन बनाते थे। थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पर में जूम करने की कोशिश करें तो किसी कर सकते हैं भाई, इसकी मर्जी है, ठीक है। चलिए नहीं हो रहा है वो, ठीक है, टेढ़ी उंगली से ना निकले, कर लेनी चाहिए। अब दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? ये देखिए आप लोग यहाँ पर में काले कलर की डिजाइन करते थे, ना कि येलो कलर की, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। काले कलर की डिजाइन से सुंदर जो है काले डिजाइन वाले बर्तन बनाए जाते थे, काले कलर के बर्तन। अब यहाँ पर मैं, इनको लोहे के बारे में पता था क्या? हाँ या ना बता दो मेरे को बस। हड़प्पा वालों को लोहे के बारे में पता था क्या? अरे लोहा तुम्हारे आसपास में इतनी सारी चीजें लोहे की है तुम लोगों के पास में, लोहे के बारे में उनको नहीं पता था, आयरन के बारे में? तो ये ऑप्शन यहाँ पर मैं एलिमिनेट हो सकता था। लोहे की बनी तकलिया, अरे लोहे की बनी हुई तकलिया, भाई लोहे का बना कुछ नहीं यूज कर सकते थे वो। सी है काटो, सी है काटो, ठीक है। आंसर यहाँ पर मैं ऑप्शन 2 एलिमिनेट हो गए, ठीक है। काले, पीले रंग के नहीं, कौन से रंग का था आप लोग बताएंगे मुझे?
येलो की जगह क्या आना चाहिए आप लोग बताओ, क्योंकि देखो रिवीजन करना है ना, पेपर में अच्छे नंबर लेकर आने हैं ना, सीटेट क्लियर करना है ना अच्छे नंबर के साथ में। ठीक है, तो जो जो मैं करवा रहा हूँ वो एक्टिविटीज करते जाओ मेरे साथ में, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को हो जाएगा अच्छे से क्लियर। सभी लोग एक्टिविटीज यहाँ पर मैं करते रहेंगे, हर एक बच्चा एक्टिविटी करेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं आप लोग बताएंगे। लोहे के बारे में जानते नहीं थे, ये भी गलत है आप लोगों को, तो ए और डी सही है, यहाँ पर मैं ए और डी ऑप्शन नंबर 4 में दिया था, खत्म। ठीक है, चलो ये बात बहुत बढ़िया फ्रेंड, बहुत सारे लोग जो है एक्टिविटीज में परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। वे लोग, देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअल क्वेश्चन जो ऑनलाइन शीट में आया था, वे लोग जो मध्ययुगीन अदालतों में पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? ठीक है, दरबार के अंदर में बेसिकली अदालत की जगह ट्रांसलेशन में अदालत लिख दिया, लेकिन एक्चुअल में उसका ट्रांसलेशन कोर्ट मतलब दरबार होता है वो। तो बेचारा जो एग्जामिनर होगा उसने इंग्लिश में क्वेश्चन बनाया, हिंदी में ट्रांसलेट किया, और ये एक्चुअल में हिंदी में ऐसा ही गया एग्जाम के अंदर में भी, और नंबर भी नहीं दिए बेचारे बच्चे। कोई नहीं, चलो जो उन्होंने ट्रांसलेशन किया वही ले लो। बाकी यहाँ पर मैं मिडिवल कोर्ट मतलब दरबार हो रहा है यहाँ पर में, तो आप लोग याद रख लेना दरबार है उसका करेक्ट ट्रांसलेशन। तो क्या करते थे वो लोग, अब उस समय प्रिंटिंग मशीन तो थी नहीं, तो जो भी आदेश आता था, अब सबको 2 लोगों को देना है तो भाई हाथ से ही लिख के देना पड़ेगा, हाथ से ही उसकी कॉपीज बनानी पड़ेगी। तो उनको कहा जाता था स्क्राइब, लिपिक। ठीक है, लिपिक कहा जाता था। केवल 38% लोगों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, इसको आप लोग कहते थे लिपिक। याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है लिपिक। ठीक है, तो अभी आप लोग जो है जब कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ठीक है, जब आप लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो अपने आप को बोलना, हे भैया मैं तो लिपिक बन गई, मैं भी कॉपी पेस्ट कर रही हूँ अपने हाथ से। ठीक है, तो आप भी लिपिक हो यहाँ पर, क्योंकि जो लोग कॉपी पेस्ट करते हैं बस वो लोग। ठीक है, चलो, तो देखिए फ्रेंड्स, जो लोग, उस समय प्रिंटिंग प्रेस अवेलेबल नहीं थी, ठीक है, तो स्क्राइब्स जो होते थे, लिपिक जो होते थे, वो अपने हाथ से मैन्यूस्क्रिप्ट बनाते थे। और जहां पर मैं इनको संभाल के रखा रखा जाता था उस जगह को क्या कहा जाता था? जहां पर मैं पुराने डॉक्यूमेंट्स को, मैन्यूस्क्रिप्ट को संभाल के रखा जाता था उस जगह को क्या कहते थे? ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर में। फर्स्ट टाइम एसएसटी पढ़ने में इंटरेस्टिंग लग रही है सर। एएस भारद्वाज जी, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड बहुत बढ़िया बात है कि आपको मजा आ रहा है, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। आप लोगों के जितने भी रिस्पॉन्स है ना वो देखकर मुझे बहुत मजा आता है यहाँ पर में, कि जो आप लोग आंसर कर रहे हो यहाँ पर में। आर्काइव जो है फ्रेंड्स ये कहा जाता था, अभिलेखागार। चलो, अब ये क्वेश्चन बन गया आप लोगों का। मान लीजिए कि भाई जहां पर में आप लोगों के पुराने डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखा जाता था उसको क्या कहते थे? ठीक है, जहां पर में पुराने अभिलेखों को या बाकी चीजों को संभाल के रखा जाता था उनको क्या कहा जाता था? कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा, तो आप लोग आंसर क्या लगाओगे? ठीक है, आर्काइव। आर्काइव कहा जाता था या अभिलेखागार कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछूं मैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है? कितने लोग रेडी है यहाँ पर? मैं चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं थोड़ी देर में, अगर मैं पूछूंगा आपको तो ध्यान से देख लो। यहाँ पर में प्रिंटिंग प्रेस अवेलेबल नहीं थी, हाथ से लिखते थे, जो लोग हाथ से लिखते थे उनको स्क्राइब कहते थे, और मैन्यूस्क्रिप्ट और डॉक्यूमेंट जहां रखते थे उनको आर्काइव या अभिलेखागार कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर करो फ्रेंड्स आप लोग, ये भी आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। और जितने लोग भी यहाँ पर मैं इंटरेस्टेड है कि कल आपका पूरा का पूरा मैं हिस्ट्री आपको A to Z करवा दूं, तो अपना अपना रिस्पॉन्स लाइक एंड शेयर करके देते रहेंगे और कमेंट करके भी बता देंगे मुझे। चलिए, तो यहाँ पर मैं आप लोगों के आंसर आ गए फ्रेंड। देखिए, मृदा, मृदा मतलब मिट्टी, सॉइल। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि कौन सी चीज किस चीज से जुड़ाव रखती है यहाँ पर में। ओके, अगर मैं बात करूँ कलर की, तो कलर किससे डिपेंड करेगा? कलर जो है फ्रेंड्स, रंग जो है आप लोगों का, कि आप लोगों को बताना है कि कौन सी चीज है जो जनक चट्टान पर निर्भर करती है। जनक चट्टान मतलब कि जो उसकी पेरेंट रॉक है। भाई कलर क्या होगा? मान लो कि आपका कलर क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि आपके जो है आप लोगों के मम्मी पापा से मिला होगा। अभी मेरा एक तो उसने मेरे को एक बार बताया था यार, कि कभी भी ना एक छोटा जो बेबी होता है ना, उसको देखने के बाद में पता है क्या, अचानक से कुछ लोग होते हैं तो उसके मम्मी को ढूंढते हैं, उसकी मम्मी कहाँ है करके। ठीक है, ऐसा होता है ना, कुछ लोग ऐसे ही करते हैं हरकतें यहाँ पर में। तो भाई पेरेंट के ऊपर में डिपेंड करता है कितना क्यूटनेस क्या है वगैरह वगैरह करके कई बार। तो भाई ये तो करता ही है, तो ए तो होना ही चाहिए, जहाँ ए नहीं है उसको काट दो पहली बात तो आप लोग। ओके, ए को काट दो आप सभी लोग। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स उसका टेक्सचर, मतलब किस तरीके से दिखेगा वो, उसकी उसका गठन कैसा होगा, टेक्सचर कैसा होगा उसका, किस जो है शेडिंग उसके अंदर में कैसी आएंगी वगैरह वगैरह। ये भी टेक्सचर जो है फ्रेंड्स ये भी उसके इसमें ही डिपेंड करता है, पेरेंट रॉक पे डिपेंड करता है। तो बी भी होना चाहिए, जहाँ बी नहीं है उसको काट दो। तो ऑप्शन नंबर 2 कट जाएगा यहाँ पर में, ऑप्शन नंबर 4 भी कट जाएगा आप लोगों का टेक्सचर। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स
आप लोगों का थिकनेस जो है ये टाइम पर डिपेंड करती है, टाइम की कितना समय मिला है, ये पेरेंट रॉक पर डिपेंड नहीं करता, टाइम पर डिपेंड करता है कि कितना समय उसको मिला है मिट्टी को। अगर कम समय मिला होगा तो पतली मिट्टी बनेगी, बहुत लंबा समय मिला होगा तो मोटी मिट्टी बनेगी, मिट्टी की मोटाई ज्यादा होगी। तो ये तो नहीं डिपेंड करता, तो सी जहां जहां है उसको काट दो। सी 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 काट दिया तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 आ गया आप लोगों का डायरेक्टली। ऑप्शन नंबर 1 आ गया। कैसे काटा मैंने सी को? थिकनेस, मोटाई। अब आप सोचो कि भाई मिट्टी बन रही है, उसकी एक प्रक्रिया है, मिट्टी बनने की एक प्रक्रिया, अगर उसको 1 साल ही मिला तो भाई पतली सी परत बनेगी, तो 2 साल मिला तो और थोड़ी थोड़ी पहले के मुकाबले में मोटी बनेगी। मान लो 100 साल दे दिया तो थोड़ी और ज्यादा मोटी परत बनेगी। 1000 साल दे दिया मिट्टी को बनने के लिए, धीरे 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 मिट्टी जो है चट्टान से टूट टूट कर बन रही है, तो और ज्यादा मोटी होंगी। तो क्या आप ये मानते हो कि मोटाई जो है, मिट्टी कितनी मोटी होगी, मिट्टी की परत, वो टाइम पर डिपेंड करती है? कितने लोग इस चीज को मानते हैं ये बताएंगे मुझे जल्दी से। ठीक है, कितने लोगों का यह मानना है यहाँ पर में कि थिकनेस जो है वो जो है आप लोगों की वो डिपेंड करती है कि टाइम कितना मिला हुआ है? जल्दी से हाथ ऊपर कर देंगे यहाँ पर में, जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी से। चलो, ह्यूमस जो है आपका पेरेंट रॉक पर डिपेंड करता है क्या? ह्यूमस जो है वो आपका पेरेंट रॉक पर डिपेंड नहीं करता। कोई मुझे बता देगा ह्यूमस किस चीज पर डिपेंड करता है? भाई वहां पर में कितने पेड़ पौधे हैं, जानवर कितने, उस पर डिपेंड करता है ह्यूमस। ह्यूमस मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स, मिट्टी में जो मिलते हैं वो जानवरों पर डिपेंड करता है। आसपास में पेड़ पौधे कितने, क्योंकि पौधों की पत्तियां जब नीचे गिरती है वो सड़ती गलती है, तो उसके वजह से ह्यूमस बनता है आपका। ठीक है। बाकी परमिएबिलिटी, परगम्यता मतलब कि कितनी भुरभुरी होंगी मिट्टी, परमिएबिलिटी उसके अंदर में कितनी रहेंगी, वो पेरेंट रॉक पर ही डिपेंड करता है कैसे पेरेंट रॉक है करके। तो सॉइल जो है फ्रेंड्स, पेरेंट रॉक है आप लोगों का, पेरेंट मटेरियल जो है उसके ऊपर में काफी सारी चीजें डिपेंड करती है कि कैसे दिखेंगी मिट्टी, भुरभुरी होंगी, क्या कलर होगा, टेक्सचर क्या होगा, उसमें कितना पानी जा सकता है कितना नहीं जा सकता, ये सारी की सारी पेरेंट रॉक पर डिपेंड करती है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये एग्जाम में। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर करो, वर्धन डायनेस्टी का। एंड यास्मीन जी स्वागत है आपका। तो यहाँ पर मैं आप लोग देखिए फ्रेंड्स कि वर्धन डायनेस्टी कहाँ पर में शासन करती थी? तो वर्धन डायनेस्टी का जो शासन था ये नॉर्थ इंडिया में था, यहाँ पर में इस इलाके के अंदर में। इसका सबसे महान शासक था आपका हर्षवर्धन, लेकिन वो फाउंडर नहीं था। ठीक है, ये फाउंडर नहीं था। तो फाउंडेड बाय हर्षवर्धन ये गलत है, हर्षवर्धन आखिरी शासक था, लास्ट था। लास्ट लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला भी शासक था, लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्या मैं 2 को काट सकता हूँ? आप लोग बताओ, आप लोग तो इतने समझदार लोग हो ना, आप लोग सीख गए ना निंजा टेक्निक काटने वाली। अब देखो यहाँ पर हम इसको काट देंगे यहाँ से। ठीक है, इसकी स्थापना हर्षवर्धन ने की थी, काट दो। तो 2 जो है जहां जहां है काट दो काट दो काट दो, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। खत्म। इतना इजी क्वेश्चन था ये आप लोगों का। ठीक है, तो पुष्यभूति वर्धन जो थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। हुएन सांग या शुएन सांग जिसको कहा जाता है चाइनीज ट्रेवलर, ये वर्धन डायनेस्टी के समय में ही भारत आया था। ठीक है, हुएन सांग या शुएन सांग चाइनीज ट्रेवलर था, ये वर्धन समय के समय में आया था, हर्षवर्धन के समय में बेसिकली बात करें तो शुएन सांग चीनी यात्री। ओके, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आपको बता दूं कि हर्षवर्धन जो है उसकी जीवनी हर्षचरिता किसने लिखी है? हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरिता किसने लिखी? ये क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरिता बाण भट्ट ने लिखी है, जो उसके दरबार में दरबारी कवि था। ठीक है, चलो, इनमें से कौन सा शब्द सूफीवाद से जुड़ा है? सही विकल्प को चुने। सूफीवाद 29/1/2023 को जो है फ्रेंड्स आपका एसएसटी के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन। सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर कर देंगे जितने भी लोग हैं। इनमें से कौन सा वाला शब्द सूफीवाद से जुड़ा हुआ है और सही है ये बताइए। खानका, रक्स, जिक्र, स्नान। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स यहाँ पर में स्नान जो है ना, ये शब्द सिखिज्म से रिलेटेड है। सिखिज्म, सिख धर्म से रिलेटेड है। इसका मतलब होता है पवित्र स्नान, अपने आप को पवित्र करना, स्नान। तो ये सिखिज्म से रिलेटेड है, सूफीवाद से रिलेटेड नहीं है। तो स्नान किससे रिलेटेड है हर कोई लिखेगा, पहले ये लिख दो, बाकी का बाद में देखेंगे। ये स्नान शब्द किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है। स्नान शब्द रिलेटेड है सिख धर्म से, तभी लोग लिखेंगे। स्नान, स्नान धर्म सिखिज्म से रिलेटेड है। तो डी को काटो, जहां जहां डी दिया हुआ है। यहाँ डी है नहीं आंसर हो सकता, डी है आंसर नहीं हो सकता। सी और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया यहाँ पर में। खानका मतलब जहां पर में सूफी संत अपने अनुयायियों के साथ में बातचीत किया करते थे, आराम करते थे, उसको खानका कहा जाता था। ठीक है, जहां सूफी संत अपने अनुयायियों के साथ में बातचीत वगैरह करते थे और रेस्ट वगैरह भी करते थे। रक्स का मतलब होता है यहाँ पर में फ्रेंड्स आप लोगों का, ठीक है, डांस। ठीक है, डांस करना, वो कून पाया कून वाला जो है डांस, या फिर आप लोगों का ख्वाजा मेरे ख्वाजा वाला जो है सूफी डांस। जिक्र का मतलब होता है किसी का जाप करना, किसी का नाम लेना। ये तीनों के तीनों जो है आप लोगों के सूफीज्म से रिलेटेड है। स्नान कौन से धर्म से रिलेटेड है? सिखिज्म से रिलेटेड है, ये याद रखेंगे, इज द करेक्ट आंसर। ओके, जिक्र का मतलब होता है किसी का नाम लेना। ठीक है, इसके अलावा जो है कंटेम्पलेशन, चिंतन करना, भगवान की याद में डूबे रहना। समा है सुहाना, सुहाना मतलब गाना गाना।
रक्स मतलब डांस करना, ठीक है, ये याद रखें आप सब। अब इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगल। ये क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा करेगा जल्दी से, ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का। ओके, यहाँ पर मैं आप लोगों से कहा गया है अरेंज द रीजन्स स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन। हर कोई बच्चा करेगा। यहाँ पर मैं पोल आप लोगों की तरफ में आ चुका है, देखते कितने आंसर कर पाते हैं, कितने प्रति। अरावली है, विंध्या है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, दक्कन का पठार है और ईस्टर्न घाट है। अगर मैं बात करूं ईस्टर्न घाट की, तो ईस्टर्न घाट आप लोगों को यहाँ मिलने वाला है, ठीक है, यहाँ पर में मिलेगा ईस्टर्न घाट, ठीक है, तो ईस्टर्न घाट तो हो गया आप लोगों का। दक्कन का पठार यहाँ पर में मिलेगा आप लोगों को, ये है दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। ओके, उसके बाद में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से फ्रेंड्स विंध्या और अरावली की, तो विंध्या यहाँ पर में है, ठीक है, विंध्या यहाँ पर में आप लोगों का। और अगर हम अरावली की बात करेंगे आप लोग, अरावली की, अरावली आपको यहाँ पर में मिलेगा, यहाँ अरावली, ठीक है, इस जगह पे अरावली है, ठीक है। एक ही बच जाता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट आपका, तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट को भी लगा लेते भाई। ग्रेट इंडियन डेजर्ट यहाँ पर में आएगा आपका, इधर साइड में ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ठीक है, भारतीय महामरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट। आपको कहाँ से कहाँ जोड़ी लगानी थी आप लोग लगाएंगे अभी सभी लोग जल्दी जल्दी से। देखिए, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करना है आप लोगों ने, नॉर्थ वेस्ट से, तो यहाँ से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आएगा ग्रेट इंडियन डेजर्ट, सी आएगा सबसे पहले। तो ये और ये ऑप्शन को तो एलिमिनेट ही मार दो आप लोग, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो आप लोगों का आएगा अरावली, अरावली, तो सी के बाद में ए आने वाला है, तो सी के बाद में ए यहाँ पर में दिया हुआ है, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। कितने लोगों ने सही आंसर कर दिया था यहाँ पर? 47% लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर में जिन्होंने सही आंसर कर दिया था। हाथ भी ऊपर कर देंगे ताकि मैं देख सकूँ कि कितने लोग यहाँ पर में जिन्होंने पोल में भी सही आंसर कर दिया है, ठीक है, और ऐसे भी आप लोगों को आंसर समझ में आ गया था। ओके, चलो, तो इस पॉइंट को याद रखना है, सी ए। फिर उसके बाद में आप लोगों का क्या था, बी था, विंध्या रेंज, यहाँ पर में है विंध्या रेंज, फिर दक्कन का पठार और फिर ईस्टर्न घाट, ठीक है, सी ए बी डी ई। लिख दो सभी लोग, सी ए बी ई डी। बहुत बढ़िया फ्रेंड, गजब आप लोगों ने कर दिया है। 1500 के करीब हम लोग यहाँ पर में बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग जो है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है फ्रेंड्स एक हाई लेवल क्वेश्चन है आप लोगों का। संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे कौन? संविधान प्रारूप समिति के का मतलब होता है ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके अध्यक्ष जो थे फ्रेंड्स, अध्यक्ष थे इसके संविधान प्रारूप समिति या मसौदा समिति, तो मसौदा समिति भी बोला जाता है, मसौदा। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर आम्बेडकर, ठीक है। 7 लोग थे इस संविधान प्रारूप समिति या मसौदा समिति में। इसमें जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, गांधी जी तो पूरे संविधान सभा के ही सदस्य नहीं थे, गांधी जी। तो 2 और 4 को आप एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है, तो 4 को एलिमिनेट करो, 4 को एलिमिनेट करो, ठीक है, यहाँ पर मैं 2 और 4 दोनों को एलिमिनेट करो, तो आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी के अलावा कुछ नहीं बचा। मैं आप लोगों को जस्ट बताना चाहता हूँ कि प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर आम्बेडकर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मसौदा समिति के। ये क्वेश्चन 2018 के सीटेट के अंदर में आ चुका है फ्रेंड्स ऑलरेडी। क्या बात है, 1550 हो चुके हैं फ्रेंड्स। जल्दी जल्दी से आप लोग एक साथ सभी लोग अगर लाइक कर देंगे ना, तो हमारा जो टारगेट है 2000 का वो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर में। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव और टी कृष्णमाचारी भी इसके सदस्य थे, ठीक है। देखो, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, अंबेडकर जी नहीं थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं थे, ऐसे बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट वाले जो आप लोगों को नाम याद रहते हैं ना, वो लोग नहीं थे इसके अंदर में, ठीक है, सदस्य। सातवाहनों के संबंध में कौन सा वाला कथन सही है ये बताना है आप लोगों ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट जनवरी 2022 के अंदर में 4 जनवरी को आ चुका है ये क्वेश्चन, आप, ठीक है। ममता मासी जी, आप जो है क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने स्क्रीन का रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, आप, आपको समझ में आ जाएगा। जी जफर खान जी, बिल्कुल जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, सातवाहनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वाला कथन सही है, तो सातवाहन जो थे ना आप लोगों के, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ये इधर साइड में था इनका, इधर साइड में। तो दक्षिण भारत में जो है, दक्षिण के तरफ में इधर में, ठीक है, दक्षिण के तरफ में और वेस्टर्न साइड में इनका प्रभाव था, वेस्टर्न साइड में और साउथ साइड में इनका प्रभाव था। तो दक्षिण की तरफ में प्रभाव नहीं था बोल रहा है। सातवाहन दक्षिण भारत में शक्तिशाली नहीं थे, अरे भाई थे दक्षिण भारत के अंदर में। इनको दक्षिणापथ का स्वामी भी कहा जाता है, दक्षिण की तरफ में जाने वाले रास्ते का स्वामी, क्योंकि अगर आपको किसी को भी ऊपर से नीचे की तरफ में जाना है तो इनके राज्य में से होकर जाना पड़ता था, इसी वजह से ये लोग दक्षिणापथ के स्वामी थे। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूं मैं, चलो खत्म करो एक बात, ये बताओ मेरे को कि दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में किसको जाना जाता है, चोल लोगों को, पल्लव लोगों को,
वर्धन डायनेस्टी को, या फिर आपका दक्षिणा जो है सातवाहन शासकों को? आप लोग आंसर करेंगे दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में किसको जाना जाता है? ठीक है, चोल लोगों को, पल्लव लोगों को, ठीक है, आप लोगों के वर्धन डायनेस्टी को या सातवाहन डायनेस्टी को? आंसर क्या होगा आपका? डायरेक्ट आंसर लगाना है आप लोगों ने, सातवाहन डायनेस्टी को कहा जाता है इस तरीके से। तो ये बिल्कुल सही है आप लोगों का। कौन सा वाला कथन सही है पूछा था ना, तो यही सही है आपका, बाकी सारे गलत है। सातवाहन रूलर जो है उन्होंने नॉर्थ कोस्ट पे अपनी आर्मी भेजी, उत्तर भारत में यहाँ कोई समुद्र है ही नहीं, तो कहाँ से भेजेंगे? मैंने आपको पहले भी बताया था इससे पहले, ठीक है। शीर्षकंद सतकर्णी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा था। मेरे को ये क्वेश्चन जिसने बता दिया ना, मैं मान जाऊंगा। मैं यहाँ पर मैं कमेंट देख रहा हूँ आप लोगों के, मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा यहाँ पर मैं आंसर करे। आप लोग भी देखिए यहाँ पर मैं देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। शिव स्कंद सतकर्णी ये नहीं था, तो कौन था यहाँ पर? मैं जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। कितने लोग देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से आंसर करते जाइए सभी के सभी लोग। शिव स्कंद सतकर्णी नहीं थे यहाँ पर में, सबसे इंपॉर्टेंट वाले शासक कौन थे? तो यहाँ पर में गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, वेरी गुड। जैसे मैं यहाँ देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं, तो गौतमी पुत्र, ठीक है, गौतमी पुत्र, गौतमी पुत्र, उनकी मम्मी का नाम था गौतमी, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, श्री सतकर्णी, सतकर्णी, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले राजा थे, ऐसे आपको याद रखना था। ओके, चलिए, तो दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में इनको जाना जाता था, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। और आप लोगों को बता दूं कि दक्षिण की तरफ में जाने वाले रास्ते पर इन्हीं का प्रभाव था। टीचिंग परीक्षा का जो इंस्टाग्राम जो है फ्रेंड्स चैनल, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग हो तो टीचिंग परीक्षा सर्च कीजिए आप लोग उसमें जो है वंडरफुल कम्युनिटी के अंदर में जुड़ सकते हो। नेक्स्ट, दी गई विशेषताओं को के आधार पर फसल की पहचान कीजिए। दी गई विशेषताओं के आधार पर, इट रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। वार्म एंड वेट क्लाइमेट मतलब कि गर्म और आर्द्र जलवायु और अच्छी तरह से जल निकासी वाली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पहाड़ी ढलान अधिक उपयुक्त है। पहाड़ी वाली ढलान, भाई राइस को तो जो है पहाड़ी ढलान पे कहाँ ही उगाओगे, उसको तो चिपचिपा पानी चाहिए एकदम, ठीक है। यहाँ पर मैं आपके कमर तक का, तो उसको पानी चाहिए होता है भाई, पानी होना, बहुत सारा पानी चाहिए उसको। राइस तो हो ही नहीं सकता आप लोगों का, ठीक है। कॉटन भी ढलान वगैरह के ऊपर में नहीं उगता आपका ढलान पे। टी और कॉफी बच गए आप लोगों के, ठीक है। तो आर्द्र और गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए होती है, और अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है आप लोगों की। तो ध्यान से देखना आप लोग फ्रेंड्स, अगर आप लोग कॉफी की बात करोगे तो उसको वार्म एंड वेट क्लाइमेट चाहिए होता है, वार्म एंड वेट क्लाइमेट, ठीक है। और वेल ड्रेन लोमी सॉइल। वही अगर मैं बात करूँ आप लोगों से कोल्ड एंड वेट क्लाइमेट, अगर आप लोगों से बोल दिया जाए कोल्ड एंड वेट, कोल्ड एंड वेट, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा वहां पर में आपका टी, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा पॉइंट है जो आप लोगों ने याद रखना है। बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है आप लोगों का कॉफी और चाय के अंदर, कॉफी और टी के अंदर में। कॉफी को वार्म एंड वेट चाहिए होता है, टी को जो है कोल्ड एंड वेट चाहिए होता है, ठीक है। ये याद रखेंगे आप सभी लोग। हिल स्लोप दोनों को चाहिए, ठीक है, हिल स्लोप, ठीक है, हिली स्लोप्स तो दोनों को चाहिए होता है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके ऊपर में एक क्वेश्चन और बनता है आप लोगों का, वो भी मैं आप लोगों को जो है करवाऊंगा। अभी फिलहाल के अंदर में आप लोगों ने ये याद रखना है कि हिल स्लोप चाहिए भाई, तो चाय और कॉफी में से होगा। वार्म क्लाइमेट है तो आंसर हो जाएगा वार्म एंड वेट है तो आपका होगा कॉफी। अगर कोल्ड एंड वेट होता तो आंसर क्या लगाते? कोल्ड एंड वेट होता तो क्या आंसर लगाते, ये बताइए आप सभी लोग। कोल्ड एंड वेट आंसर होता तो, ऑप्शन होता तो। 1300 प्लस लाइक्स यहाँ पर में हो चुके हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पर में हम लोग 1600 के पास पहुंच चुके हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइक का बटन भी जरूर दबा देंगे। एक क्वेश्चन अब मैं यहाँ पर मैं चाय वाला भी आप लोगों से पूछूंगा, याद रखना आप लोगों ने। विंटर सोल्स्टिटाइस इन सदर्न हेमिस्फीयर व्हेन द सदर्न हेमिस्फीयर विल हैव लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। समर सोल्स्टिटाइस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल हैव द शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको जो है ना मैं आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ होता क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज तो विंटर सोल्स्टिटाइस हो, ठीक है, उत्तरी अयनांत हो या दक्षिणी अयनांत हो, हम गिनेंगे उत्तरी गोलार्ध के मामले में। अगर उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूरज की तरफ में झुका हुआ है, जैसे आप इसमें देखिए, आप इस पर्टिकुलर इमेज के अंदर में, ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो आपका उत्तरी गोलार्ध जो है ना, ये वाला उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ में झुका हुआ है, तो हम इसको कहेंगे समर सोल्स्टिटाइस, समर समर सोल्स्टिटाइस या उत्तरी अयनांत। जब आपका दक्षिणी गोलार्ध, आप देख सकते हो यहाँ पर में दक्षिणी गोलार्ध जो है सूरज की तरफ में झुका हुआ है, उसको कहते हैं विंटर सोल्स्टिटाइस या दक्षिणी अयनांत। तो मेरे को एक बात बताओ, चलो आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, जब उत्तरी ध्रुव सूरज की तरफ में झुका हुआ होता है तो उसको क्या कहा जाता है? उत्तरी ध्रुव सूरज की तरफ में अगर झुका हुआ है तो उसको कहेंगे समर सोल्स्टिटाइस। अगर दक्षिणी ध्रुव सूरज की तरफ में झुका हुआ है तो विंटर सोल्स्टिटाइस, दक्षिणी अयनांत, ठीक है। जब समर सोल्स्टिटाइस होता है तो उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ में झुका हुआ है तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है, और छोटी रातें होती है, ठीक है, बड़ा दिन और छोटी रातें।
तो उल्टा होता है दक्षिणी गोलार्ध के अंदर में। यहाँ पर में छोटा दिन होगा और बड़ी रातें होंगी दक्षिणी गोलार्ध में, इसका उल्टा चलता है, उल्टा होता है। इसके अपोजिट में आप देखो, अगर मान लो कि दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिणी ध्रुव जो है सूरज की तरफ में झुका हुआ है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर में बड़ा दिन होगा और छोटी रातें होंगी, और उत्तरी गोलार्ध के अंदर में जो है छोटा दिन होगा और बड़ी रातें होंगी, अपोजिट होता है। ठीक है, तो जो हिस्सा सूरज की तरफ में झुका हुआ होता है वहां पर में बड़ा दिन होता है, बस इतना समझ लो, बाकी आप इसका अपोजिट आराम से लगा लोगे। अब देखो यहाँ पर मैं आ जाओ, विंटर सोल्सिटाइज का मतलब क्या हुआ, बस मेरे को इतना बताओ, मेरे को बात की आप लोगों से कुछ नहीं जानना, मेरे को सिर्फ एक बात बताओ कि शीतकालीन संक्रांति या फिर आपका दक्षिणी अयनांत जिसको कहा जाता है, उसमें आप लोगों का कौन सा वाला गोलार्ध जो है सूरज की तरफ में झुका हुआ होगा, बस मेरे को एक चीज बताओ, बाकी क्वेश्चन को भी गोली मारो फिलहाल के अंदर में। मेरे को ये बताओ कि विंटर सोल्सिटाइज में कौन सा वाला जो है हिस्सा सूरज की तरफ में झुका हुआ होगा, सदर्न वाला। ठीक है, सदर्न वाला झुका हुआ होगा, तो सदर्न वाले के अंदर में क्या होगा, बड़ा दिन होगा। ठीक है, बड़ा दिन और छोटी रात, बड़ा दिन छोटी रात। ठीक है, रात छोटी होंगी वहां पर में। तो यहाँ क्या बोला है, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर में, ठीक है, आपका लॉन्गेस्ट डे बोल रहा है, सही बात है, बड़ा दिन होगा और छोटी रात होंगी, सही बात है, विंटर सोल्सिटाइज के अंदर में ये बात सही है। समझ में आया कितना इजी था आप लोगों का, सही था ये आपका। विंटर सोल्सिटाइज के अंदर में सदर्न हेमिस्फीयर में बड़ा दिन होता है और छोटी रात होती है, बिल्कुल सही है ना आप लोगों का। समर सोल्सिटाइज की बात करते हैं। समर सोल्सिटाइज कब होता है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर में छोटी रात होती है। पहली बात तो ग्रीष्मकालीन संक्रांति की अगर मैं बात करूं आप लोगों से यहाँ पर में, ठीक है, समर सोल्सिटाइज की, तो यहाँ पर में उत्तरी गोलार्ध जो है आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर जो है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सूरज की तरफ में झुका हुआ होगा। नॉर्थ हेमिस्फीयर में बड़ा दिन होगा, बड़ा दिन होगा, दिन के, और छोटी रात होंगी, छोटी रात होंगी यहाँ पर में, छोटी रात। तो समर सोल्सिटाइज के अंदर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर में यहाँ छोटा दिन बोल रहा है, जबकि बड़ा दिन होना चाहिए था समर सोल्सिटाइज के समय में। तो ये गलत है कि नहीं है, आप लोग खुद बताओ, बी गलत है, तो बी गलत है, वन सही है, बी गलत है, ओनली टू इज करेक्ट। आपसे सही वाला पूछा था तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। कितने लोगों ने यहाँ पर में जो है इसको समझ लिया है, मैं फिर से एक बार बताता हूँ। आप लोग देखिए, जो हिस्सा सूरज की तरफ में झुका हुआ होता है ना, उस हिस्से को, उस मतलब मान लीजिए जो हिस्सा सूरज की तरफ में झुका हुआ है, उस वाले हिस्से में बड़ा दिन होता है, ठीक है, और छोटी रात होती है। ठीक है, बड़ा दिन कहाँ होगा, आपका जो हिस्सा सूरज की तरफ में झुका हुआ। अगर मान लो उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूरज की तरफ में झुका हुआ है, तो उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा। अगर दक्षिणी गोलार्ध सूरज की तरफ में झुका हुआ है, तो दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा। बाकी का उसका अपोजिट वाले चारों आप निकाल सकते हो फिर। अगर उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ में झुका हुआ है तो उसको समर सोल्सिटाइज कहा जाता है। अगर दक्षिणी गोलार्ध जो है सूरज की तरफ में झुका हुआ है तो उसको विंटर सोल्सिटाइज कहा जाता है, विंटर सोल्सिटाइज कहा जाता है। इस वाले पॉइंट को जो है ना बार 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 जो है, ठीक है, ओके, बार बार जो है आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, आप लोगों ने रिवाइज करना है इसको, ज्यादा से ज्यादा बार, ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज करना है, बार बार देखो इस वाले सेक्शन को जो मैंने अभी पढ़ाया आप लोगों को। जितने लोग चाहते हैं पूरा A to Z ज्योग्राफी करवा दूं, मुझे जल्दी से यहाँ पर में आप सभी के सभी लोग एक साथ लाइक एंड शेयर कर देंगे, ताकि मुझे पता चल जाए कि बच्चे लोग यहाँ पर में अपने अपने तरफ से एफर्ट्स ले रहे हैं, और मुझे भी उन लोगों के लिए और ज्यादा एफर्ट्स लेना है। ठीक है, मैं ज्योग्राफी पूरा का पूरा A to Z ज्योग्राफी आप लोगों को करवाने के लिए तैयार, सभी लोग यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी कर दें। नाउ फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने विशाल जलाशय हौज ए सुल्तानी का निर्माण करके बहुत ज्यादा सम्मान प्राप्त किया। हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका, हौज ए सुल्तानी। ठीक है, जल्दी बताइए आप सभी लोग। तो निम्नलिखित में से किसने विशाल जलाशय हौज ए सुल्तानी का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया था, तो आंसर होगा इल्तुतमिश आप लोगों का, इल्तुतमिश। केवल 30% लोगों ने आंसर दिया है, जबकि कितना इजी क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आप सभी लोगों ने। इल्तुतमिश जो था उसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण करवाया था दिल्ली के अंदर में, और बहुत ज्यादा व्यापक, तो उसको पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट मिली कि अपने लोगों के लिए उसने पानी का उपलब्धता करवाई। ठीक है, दिल्ली है कुन्हा के पास में हौज ए सुल्तानी इसने बनाया था, किंग्स रिजर्वायर भी इसको बोलते हैं, राजा का जलाशय। तो हौज ए सुल्तानी, ठीक है, इल्तुतमिश ने बनवाया था। पुष्यभूति जिसने थानेश्वर पर शासन किया कौन से वंश का संस्थापक था। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन फ्रेंड्स, पुष्यभूति इन्होंने थानेश्वर पर शासन किया, तो थानेश्वर इनकी राजधानी हुआ करती थी। पुष्यभूति वर्धन वंश का था, वर्धन वंश, वर्धन डायनेस्टी। ठीक है, पहले थानेश्वर इनकी राजधानी थी, बाद में राजधानी कहाँ शिफ्ट कर दी थी, कन्नौज में, कन्नौज में। ये क्वेश्चन जो है आया था आप लोगों का, कन्नौज में राजधानी किसने, तो हर्षवर्धन ने की थी, जो कि वर्धन वंश का ही राजा था, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। ठीक है, तो वर्धन वंश के राजा थे ये, पुष्यभूति वर्धन, जिन्होंने थानेश्वर पर शासन किया। बाद में जो है जब हर्षवर्धन राजा बना तो उसने अपनी राजधानी को थानेश्वर, जो कि हरियाणा में है, वहां से यूपी में कन्नौज में शिफ्ट करवा लिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है, चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है, बताइए जल्दी से, चाय के लिए सही नहीं है वो उस परिस्थिति।
कौन सी परिस्थिति इनमें से जो चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है, जल्दी जल्दी से आप लोग बताओगे। देखिए मैंने आप लोगों को बताया फ्रेंड्स कि कोल्ड क्लाइमेट चाहिए। अगर अगर बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट रहेगा, ठीक है, ठीक है, तो वो नुकसान पहुंचाएगा। तो टेम्परेचर अगर मान लो 35 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया, 35 डिग्री से भी ज्यादा तापमान हो गया, क्योंकि चाय के लिए मैंने आपसे क्या कहा था, चाय के लिए आप लोगों का कोल्ड, ठीक है, एंड वेट क्लाइमेट चाहिए आप लोग। हॉट एंड वेट जो है वो कॉफी के लिए चाहिए। अगर मान लो टेम्परेचर 35 डिग्री से भी ऊपर चला गया, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स, आप लोगों का ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये नुकसान पहुंचाएगा। हॉट एंड वेट क्लाइमेट जो है फ्रेंड्स, ये भी आप लोगों को इसको नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो दो यहाँ पर मैं आंसर है आप लोगों के, आई थिंक हम लोगों को यहाँ पर मैं लगाना चाहिए था इसके अंदर में ए एंड बी। तो ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पर में ए एंड सी है करेक्ट आंसर है आप लोगों का, ए एंड सी। ठीक है, तो दो आंसर यहाँ पर मैं आप लोगों के। ओके, तो हॉट एंड वेट और टेम्परेचर अबव 35 डिग्री सेल्सियस, दोनों एक ही बात है ना आप लोगों का, दोनों के दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट थोड़ी कर रहे हैं, एक दूसरे के हैं। तो ये आंसर जो है थोड़ा सा आप लोग याद रखोगे फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों का होना चाहिए ऑप्शन नंबर, ठीक है, ए एंड सी, जहां पर मैं भी जिस भी ऑप्शन में दिया होता वो। वह विदेशी तीर्थयात्री था जिसने हर्षवर्धन के दरबार में समय बिताया था। सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस 7 जनवरी 2022 का क्वेश्चन है, आंसर कीजिए जल्दी से। चलिए, तो देखिए वह विदेशी तीर्थयात्री जिसने हर्षवर्धन के दरबार में समय बिताया था, तो वह विदेशी यात्री कौन था, वो था फ्रेंड्स आपका ह्वेन सांग, या जिसको ह्वेन सांग के नाम से भी जाना जाता है। एनसीईआरटी के अंदर में ये वाली स्पेलिंग दी है, लेकिन उन्होंने ब्रैकेट के अंदर में भी दे दिया था आप लोगों के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर मैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी निर्माण का कारक नहीं है। मिट्टी निर्माण का कारक नहीं है। मिट्टी निर्माण का कारक नहीं है का मतलब जो है फ्रेंड्स ये होता है कि मिट्टी के निर्माण में उसकी कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, फिर मैं आपको टेस्ट की लिंक भी दे रहा हूँ, और मैं आप लोगों को चीजें भी बता रहा हूँ कि क्या आप यहाँ पर मैं कर सकते हो। जी, तो मिट्टी निर्माण का कारक नहीं है। तो ह्यूमन हैबिटेशन, इंसानों ने क्या मतलब ऐसा क्या गुल खिला दिया यहाँ पर में कि वो मिट्टी के निर्माण में इतने बड़े थोड़ी हो गए कि हम मिट्टी बनाने लग जाएंगे करके। मिट्टी बनने में लाखों साल लगते हैं। तो पेरेंट मटेरियल या जो जनक सामग्री है, पेरेंट रॉक है, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, उबड़ खाबड़ जमीन है या प्लेन जमीन है वहां पर में, वो भी मैटर करता है। क्लाइमेट मैटर करता है वहाँ का, वहाँ की जलवायु कैसी है, तभी तो वो चट्टाने टूटेंगी। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा बारिश और आती है तो जल्दी टूटेंगी चट्टाने। तो ह्यूमन हैबिटेशन जो है इसका कोई कारक नहीं है। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एनडीए के अंदर में पूछा गया था जनरल एबिलिटी टेस्ट के अंदर में आपका ह्यूमन हैबिटेशन, मानो अभी हम इतने बड़े नहीं हो गए कि हम लोग जो है यहाँ पर में चट्टानों का निर्माण कर, चट्टानों से मिट्टी का निर्माण कर पाए। ठीक है, वो नेचुरल प्रक्रिया है, हजारों साल लगते हैं उसको बनने में। ह्यूमन हैबिटेशन जो है इसके अंदर में नहीं है। बाकी जो है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा निर्माण का कारक नहीं है आप लोगों का, पेरेंट रॉक है, टाइम है आप लोगों का, टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर में, क्लाइमेट है आप लोगों का कितना है, सॉइल कंपोजिशन मिट्टी की संरचना, ये इसका कारक नहीं है। सॉइल कंपोजिशन मतलब कि सॉइल कंपोजिशन वो तो बाद की बात है ना, कि मिट्टी में क्या क्या है। मिट्टी की संरचना मिट्टी के निर्माण में कैसे कारक होगी। अब आप जो है मोटे हो, पतले हो, काले हो, गोरे हो, इसमें आपके निर्माण का क्या योगदान है, आपका निर्माण का, वो तो आप बाद में हुए ना, बनने के बाद हुए, बनने में आपका क्या योगदान है आपका। ठीक है, सॉइल कंपोजिशन इज द थिंग विच ऑकर्स आफ्टर द कंपोजिशन ऑफ द सॉइल। ठीक है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। समझ रही है आपको ये बात। ठीक है, तो मिट्टी का कंपोजिशन क्या होगा, वो मिट्टी के बनने के बाद डिसाइड होगा। वो मिट्टी के बनने में उसका कोई योगदान नहीं है। मिट्टी खुद अपने निर्माण में कैसे योगदान दे सकती है। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स, कि ये सॉइल कंपोजिशन इज द आफ्टर थिंग, ये बाद वाली चीज है आप लोगों की। अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों से कुछ जो है यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा मसौदा समिति का सदस्य नहीं था जिसने 29 अगस्त 1947 को नियुक्त किया गया था। तो मसौदा समिति में 7 लोग थे। ठीक है, 7 लोग। ठीक है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो अध्यक्ष थे, वो तो थे ही उसमें। ठीक है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो है फ्रेंड वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे पूरे के पूरे, मसौदा समिति के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे। ठीक है, ये याद रखना है आप सब। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। ना फ्रेंड, नेक्स्ट में जो है मैं आप लोगों से कुछ सवाल ऐसे ही पूछना चाहता हूँ जो आप लोग कमेंट के अंदर में आंसर करोगे एकदम ताबड़तोड़ लिखकर। आप मुझे बताइए कि वेल्ड नाम का जो घास का मैदान है, ये आप लोगों को कहाँ मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आज करवाया हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि हर कोई यहाँ पर मैं इसका आंसर करे, इसीलिए कहता हूँ कि शुरू से आखिरी तक देखा करो। कल आप लोगों की पूरी